कुछ दिन पहले एक स्पेशल लेक्चर हुआ था लिटरेसी ऑफ फाइनेंस। आप लोगों में से काफ़ी लोग होंगे। आई एम वेरी थैंकफुल टू IMT कॉलेज and all faculties to give me the opportunity today for some special lectures on IP. Sir. Thank you so much. आवाज पीछे तक आता है आपका? मेरा ब्रांड माइक के लिए या नहीं? विदाउट माइक कंफर्टेबल नहीं होगा तो फिर माइक का यूज करेंगे। Okay. IP. IP आपका लॉ में एक सब्जेक्ट भी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यू कैन से IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ओके, आपका लॉ में सब्जेक्ट भी है IP का। और IP आपको अपनी एकेडमी के लिए भी पढ़ना है। लॉट्स ऑफ एडवोकेट्स आर इन द प्रैक्टिस ऑफ IP। आप एडवोकेट बनने के बाद IP में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आजकल काफ़ी मार्केट में IP का एक चलन है कि इंडस्ट्री, ट्रेडमार्क्स, डिजाइन, कॉपीराइट, पेटेंट जो IP में आप कवर होता है अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। और इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर द एडवोकेट इन प्रैक्टिस इन IP। कि किसी को ट्रेडमार्क लेना है उसके लिए आपको काम करना है। उसके बाद डिस्प्यूट्स आते हैं IP को लेके, तो फिर आपके लिए और अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आपको IP के, ट्रेडमार्क्स के, डिजाइन के, कॉपीराइट के आपको कोर्ट में केस फाइट करना है। वो भी आपको एक एडवोकेट को प्रैक्टिस में अवेलेबिलिटी होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गेट बंद करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में मोस्टली 4 एक्ट कवर होता है। स्टार्टिंग करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या? व्हाट डू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ए असेट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ए असेट बट इट इज ए इंटेंजिबल असेट। अगर कोई अकाउंट्स बैकग्राउंड है तो उनको पता होगा व्हाट इज द टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट। अकाउंट वालों को पता हो। बैलेंस शीट्स में आता है टेंजिबल असेट जो आपको दिखता है, आप उसको टच कर सकते हैं, एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज द टेंजिबल असेट। इनटेंजिबल असेट करेक्ट, राइट। आपको कोई एज ए एसेट दिखता नहीं है कि आपका कोई प्रॉपर्टी है, कोई आइटम है, क्या है, आप उसको टच नहीं कर सकते हो। कोई ऐसा असेट नहीं है कि उसको उठा के मूव कर दिया जाए, दैट इज ए इंटेंजिबल असेट। एक और दूसरा इंटेंजिबल असेट का एग्जांपल है गुडविल। अकाउंट्स वालों को अच्छे से पता होगा व्हाट इज द गुडविल क्या होता है। नॉन अकाउंट्स वाले भी जानते हैं कि गुडविल क्या होता है। गुडविल इज आल्सो ए इंटेंजिबल असेट। कहते हैं कि यार उनका इतना रेपो है मार्केट में, दैट इज द गुडविल। आप किसी को कहीं पे बोलिए उनका एक है तो कॉलेज में एडमिशन भी हो जाता है किसी का नाम लेके, ठीक है। उनका एक रेपो होता है, एक इमेज होता है। मार्केट में आप किसी की शॉप पे जाएंगे, उनका किसी का नाम लेंगे तो वहां से वो आपको क्रेडिट में मटेरियल भी दे देंगे, दैट इज उनका मार्केट में गुडविल अच्छा है। तो गुडविल इज आल्सो इंटेंजिबल असेट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी द इंटेंजिबल असेट। बट ये होता क्या है, ये हम क्यों यूज करते हैं इंटेंजिबल असेट? IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कोई भी अगर बिजनेस करता है, मोस्टली आपने सुना होगा ट्रेडमार्क। IP में 4 एक्ट कवर होता है
Number one is Trademark Act 1999. Number two, Design Act 1911. This is the primary act. Later on it has been amended. वो मैं आपको बताऊंगा किसकी से amendment हुआ है. Third number is Copyright Act 1957. Last is Patent Act 1970. 4 एक्ट कवर होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ये हम लेते क्यों हैं, ये एक्ट क्यों बने हैं, इसमें हमें क्या करना है. आपने देखा होगा कोई भी इंडस्ट्री बिजनेस कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो एक अपना सिंबल यूज करते हैं. ठीक है, कॉलेजों का भी अपना एक सिंबल होता है, यूनिवर्सिटी का भी एक सिंबल होता है. करेक्ट. आपने प्रोडक्ट देखा होगा, एसी एलजी मशीन है, सैमसंग है, ठीक है, सिमंस है. कितने भी ऐसे प्रोडक्ट हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर, जो अपना एक लोगो यूज करते हैं. नंबर 1 हम अभी बात करेंगे ट्रेडमार्क. जो लोगो यूज करते हैं कमर्शियल इंडस्ट्रियल अपने प्रोडक्ट के लिए, वो जाते हैं ट्रेडमार्क एक्ट में. अगर उनको अपना कोई लोगो फिक्स करना है या कोई अपना स्लोगन फिक्स करना है, आपने देखा होगा ट्रेडमार्क कितनी तरह से हम आईपी में अप्लाई करते हैं और लेते हैं. आपको हिंदी इंग्लिश अगर कंफर्टेबल है मिक्स, इधर मैंने सर लास्ट क्लास में भी पूछा था, तो कोई इशू नहीं है. तो हिंदी इंग्लिश मिक्स अगर आप जैसा बोलेंगे तो मैं ओनली टोटली हिंदी या टोटली इंग्लिश भी आई कैन मैनेज. ट्रेडमार्क कौन यूज करते हैं, जो मोस्टली बिजनेस में यूज होता है ट्रेडमार्क पर. काफी इसीलिए आपने सुना भी होगा ज्यादा ट्रेडमार्क, जो अंडर 1999 के कवर होता है. बिजनेसमैन प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं ट्रेडमार्क. नंबर 1. नंबर 2, डिजाइन. डिजाइन क्या होता है? डिजाइन एक्ट 1911. आपने सुना है कि एक ना जो टेक्निकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, उनका अपना एक प्रोडक्ट का एक डिजाइन होता है. आपने सुना होगा एक जो आप फॉर एग्जांपल लीजिए, टीवी लीजिए, आप यूपीएस लीजिए, इन्वर्टर लीजिए, वॉच लीजिए, उसमें ना फॉर एग्जांपल एक सर्किट बोर्ड होता है. अगर कुछ साइंस से टेक्निकल रिलेटेड हो तो उसमें ना एक बोर्ड होता है किसी भी टीवी में या मोबाइल में या रेडियो में. फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, उसमें एक आईसी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है. तो बोर्ड का एक डिजाइन होता है हर कंपनी का. दूसरी कंपनी आप उनके बोर्ड का कॉपी नहीं कर सकते. ये मेनली टेक्निकल में यूज किया जाता है. आपका कोई एक डिजाइन है, कोई भी कंपनी की डिजाइन यूज करती है, वो नहीं चाहती कि उसका डिजाइन कोई दूसरी कंपनी यूज कर ले, या उसके डिजाइन को कोई दूसरी कंपनी का सर्विस इंजीनियर को इसको रिपेयर कर पाए. दैट इज डिजाइन. उसमें एक हमें डिजाइन का राइट मिलता है. गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है, अगर आपका कोई पर्टिकुलर डिजाइन यूज करते हैं और आप चाहते हैं कि ये डिजाइन कोई दूसरा कंपनी अपने प्रोडक्ट में यूज ना करे, जो आपका डिजाइन है, किसी भी प्रोडक्ट का एक डिजाइन, मेनली उसमें कई पार्ट्स होते हैं डिजाइन में. आपका स्ट्रक्चर, आपका शेप, आप समझ रहे, एक किसी प्रोडक्ट का शेप, डिजाइन या अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनका एक डिजाइन सर्किट को यूज ना करे, तो आप उस पर एक डिजाइन राइट गवर्नमेंट से ले सकते हो अंडर द डिजाइन एक्ट 1911. थर्ड इज कॉपीराइट. कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट भी एक राइट है. मेनली आपने देखा होगा कॉपीराइट एक प्रोफेशनलिज्म राइट है. जैसे आप देखेंगे कोई भी एक्टर हैं, म्यूजिशियन हैं, साउंड रिकॉर्डर हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, कोरियोग्राफर हैं, सिनेमाग्राफर हैं, या ड्रामेटिक होते हैं, एक आर्टिस्ट होते हैं. इस तरह के वो अपना एक जो भी उनका प्रोफेशन है, आइदर वो म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, ऑथर हो, राइटर हो, या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हो, वो अपना एक चाहते हैं कि जो हमने ये बनाया है कोई दूसरा इसको कॉपी ना करे, इसको ना बनाए.
उसके लिए आपको गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है, यू कैन टेक द राइट ऑन योर प्रोफेशनल सर्विस। उस पे भी आपको एक गवर्नमेंट राइट का बेनिफिट देती है। तो ये जो मैंने आपको प्रोफेशनल्स बताए हैं, ये इस पे अपना राइट क्रिएट करते हैं अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957। लास्ट वन आता है पेटेंट, पेटेंट एक्ट 1970। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट कौन ले सकता है? किस चीज पे पेटेंट का राइट आप ले सकते हैं गवर्नमेंट से? आपने देखा होगा, करेक्ट, कुछ नई इन्वेंशंस होती हैं। आजकल टाइम में देख रहे हैं, कितनी बार आपने मन की बातें अगर सुनते होंगे, मोदी जी कितनी बार बोलते हैं कुछ स्टेट के ऐसे बच्चों ने ये किया, बच्चों ने ये किया, ठीक है। उसमें हमें पता चलता है कि आजकल हमारे आने वाले जनरेशन या जो अभी बच्चे हैं कितना माइंडेड हैं, वो कुछ ना कुछ नया नया क्रिएट करते हैं, ठीक है, नए इन्वेंशंस करते हैं, नए बिजनेस, नए सेटअप। अगर आपने कोई नया इन्वेंशन किया है, वो प्रोडक्ट का इन्वेंशन हो सकता है, वो सर्विस का इन्वेंशन हो सकता है, वो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वे ऑफ सर्विस, वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, बट इट शुड बी द फर्स्ट टाइम इन्वेंशन, देन यू कैन टेक ऑन दैट इन्वेंशन एंड इज ए राइट कि उसको कोई और नहीं, उसके ऊपर कोई और अपना राइट नहीं बोलेगा। आपको उसमें एक गवर्नमेंट ने फैसिलिटी है, यू कैन टेक ऑन दैट राइट इन्वेंशन एज ए पेटेंट एक्ट 1970। रीस्टार्ट ट्रेडमार्क, ये मैंने आपको एक समरी किया कि 4 एक्ट कवर होता है आईपी, ठीक है। आईपी, आप लोग अभी एडवोकेट बनेंगे, कुछ आईपी में जाएंगे, आईपी में काम करेंगे। दिल्ली में आईपी का ऑफिस द्वारका में है, करेक्ट, द्वारका में आईपी का ऑफिस है। हम भी जाते हैं आईपी, हम भी काम करते हैं कभी कभी, जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है। आपको पता है आज की डेट में ये सारा ऑनलाइन काम होता है, कोई भी मैनुअल काम नहीं होता है, आपको डिपार्टमेंट जाने का जरूरत नहीं है, सब कुछ एवरीथिंग इज ऑनलाइन आईपी साइड। यहाँ पे दिल्ली में आपकी कुछ काम होते हैं, बट मेनली आईपी का अप्रूवल ऑफ ट्रेडमार्क, अप्रूवल फॉर पब्लिकेशन, सब कुछ कहाँ से होता है? पता है किसी को कहाँ से होता है? सब कुछ दिल्ली से नहीं होता, सब कुछ मुंबई से होता है, ठीक है। ये मुंबई से अप्रूवल्स मुंबई जाती हैं ऑनलाइन, आप यहाँ के एरिया में अप्लाई करोगे, दिल्ली में आएगा, ये मुंबई को फॉरवर्ड करेंगे, मुंबई से अप्रूवल दिया जाता है कि ये रिजेक्ट होगा या इसमें ऑब्जेक्शन लगेगा, वो मुंबई से होता है। बट अभी हम ट्रेडमार्क की बात करते हैं। आप उसको ट्रेडमार्क एक्ट 1999 बाद में 2010 में भी अमेंड हुआ है ट्रेडमार्क एक्ट, कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं। इसको अप्लाई कैसे करते हैं? ट्रेडमार्क कितने तरह से ले सकते हो? यू कैन फिक्स ए लाइक ए लोगो, आप अपना कोई लोगो डिजाइन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। ट्रेडमार्क कहाँ ही होता है? आपने कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, यू आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट, आप कुछ बनाते हैं तो अपने प्रोडक्ट को आप सेपरेट मार्केट में अपना एक अलग एंटिटी डेवलप करना चाहते हैं कि हाँ ये, जैसे आपने सुना होगा कि एलजी का अपना एक लोगो होता है, सब चीज़ का प्रोडक्ट का एक लोगो होता है, आप भी मार्केट से लेने जाते हैं, तो उसमें आप एक यू कैन फिक्स लोगो, एक लोगो कोई भी डिजाइन आप फिक्स कर सकते हैं अपने। वर्ड मार्क, ट्रेडमार्क कितने तरह से ले सकते हैं? आप वर्ड मार्क यूज कर सकते हो, सिंपल ABC कुछ भी ले सकते हो। लोगो, वर्ड मार्क आप यूज कर सकते हैं, डिवाइस आप यूज कर सकते हैं, डिवाइस में कॉम्बिनेशन हो जाता है वर्ड और लोगो का। आप कोई भी सिंपल स्लोगन यूज कर सकते हैं, जैसे अभी एक एलजी में देखा होगा, एक यूज किया उन्होंने, लाइफ इज ए गुड, क्या था? लाइफ गुड। तो आप कभी भी एक पावर इज ऑन, मेरे क्लाइंट है पावर इज ऑन, उन्होंने एक यूपीएस कंपनी है, उन्होंने यूज किया हुआ है पावर इज ऑन। तो आप एक वर्ड स्लोगन भी कोई यूज कर सकते हैं ट्रेडमार्क लेने के लिए। इसमें आपको आपके लिए ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा। व्हेन यू विल रेडी टू टेक द ट्रेडमार्क ऑफ योर प्रोडक्ट इन योर बिजनेस, उसके लिए कंडीशंस हैं। आप ऑनलाइन साइट पे अप्लाई करेंगे आईपी की,
तो वहाँ पे आप दो तरह से मिलता है। एक होता है कि यूज टू फ्यूचर, आपने अभी अपने प्रोडक्ट बनाया नहीं है, आप फ्यूचर में बनाएंगे, लेकिन पहले एडवांस में आप ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं। एक होता है कि आप यू आर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट सिंस लास्ट 2 years, 3 years, 5 years, अभी आप लेना चाहते हैं। दोनों अलग अलग पर्पज होता है। अगर आप फर्दर यूज के लिए लेना चाहते हैं तो आपको कोई अपना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ या कोई दिखाने का जरूरत नहीं होता है। बट अगर आप अपना प्रोडक्ट कोई बिजनेस कर रहे हैं लास्ट 2-3 years, देन यू हैव टू सबमिट, यू हैव टू प्रोवाइड द डिपार्टमेंट फॉर लाइक परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस। कहीं आपने कहीं इस वर्ड को यूज किया है, नहीं किया है। आप जब से भी यूज करते हैं आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ दिखाना होता है डॉक्यूमेंट में कि आप इतने टाइम से ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और हम ये ट्रेडमार्क हम यूज कर रहे हैं, बट अब इसको रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। आइदर वो स्लोगन हो, वर्ड मार्क हो, लोगो हो, डिवाइस हो। ठीक है। प्रोसेस, you have to apply the online system required the information of the proprietor। अब इसमें एक वर्ड आता है प्रोप्राइटर का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा जैसे एक प्रोप्राइटरशिप फर्म होता है। इनकम टैक्स एसएससी पता होगा इनकम टैक्स वालों को। एक प्रोप्राइटर फर्म होता है, प्रोप्राइटर एसएससी होता है, दैट ओनली द प्रोप्राइटर ऑफ द प्रोप्राइटरशिप फर्म, सिंगल पर्सन। बट यहाँ पे प्रोप्राइटर का मीनिंग डिफरेंट है। लॉ में कहीं कहीं मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। आप समझिएगा किसी भी लॉ में आप उसका डेफिनेशन किस एक्ट में पढ़ रहे हैं उसका लिमिट वहीं तक होता है। दूसरे एक्ट में जाएंगे तो लॉ में मीनिंग चेंज हो जाता है। तो मैं प्रोप्राइटर की बात करता हूं तो मीन्स प्रोप्राइटर वो नहीं है। ट्रेडमार्क में प्रोप्राइटर मीन्स होता है वो कंपनी भी हो सकता है, वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है। प्रोप्राइटर मीन्स कि उस प्रोडक्ट का जो आप ट्रेडमार्क लेने जा रहे हैं वो किसके नाम में लेना है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटर ओनली। वो कंपनी भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, एलएलपी भी हो सकता है। देन कि प्रोप्राइटर कौन है, वो एक फॉर्मेट पूछता है, हु इज द प्रोप्राइटर, अबाउट द डिटेल ऑफ द प्रोप्राइटर। आपको कंपनी का या फर्म का जो भी है उसका डिटेल भरना है ऑनलाइन। और ट्रेडमार्क का ट्रेडमार्क का क्या, ये ट्रेडमार्क डिवाइड कैसे ये इनका डिवीजन कैसे होता है, क्लासेस में होता है। जैसे आपने आपको जीएसटी में है, ठीक है, टैरिफ हेड है, कस्टम में है, टैरिफ हेड है, कस्टम में आइटम टैरिफ हेड से डिवाइड है, जीएसटी में आइटम टैरिफ हेड से डिवाइडेड होते हैं। ऐसे ही ट्रेडमार्क का वर्ड नाम तो ठीक है, बट वो क्लास होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस क्लास में कवर होता है। जैसे क्लास 7 है, क्लास 9 है, क्लास 3 है, क्लास 14 है, बहुत सारी क्लासेस हैं। तो आपको देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है जिसपे आपने ट्रेडमार्क लेना है, इन विच क्लास इज कवर्ड। जैसे मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडमार्क्स हैं वो क्लास 9, 7, 13 में कवर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। तो ऐसे ही आपके कोई खाने के प्रोडक्ट हैं, कोई सीमेंट है, कुछ अलग है, वो अलग अलग क्लास में कवर होता है। तो यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द साइट इन विच क्लास योर प्रोडक्ट इज कवर्ड। आपको अप्लाई करने में उसी क्लास में अप्लाई करना है कि आप किस क्लास में लेना चाहते हैं। एक क्लास के ट्रेडमार्क का 9,000 फीस होता है ट्रेडमार्क का, एक क्लास। आप अपने प्रोडक्ट का मल्टी क्लास में भी ले सकते हैं ट्रेडमार्क, करेक्ट। उसके बाद आप अप्लाई कीजिए, आपका अप्लाई होता है, फॉर्म सबमिट होता है, जो उसकी डिटेल्स रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट, देन डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगा आपका एप्लीकेशन। डिपार्टमेंट उसको असेस करता है। आप पहले डिपार्टमेंट्स का ड्यूटी होता है, आपने जो ट्रेडमार्क अप्लाई किया है ऑलरेडी किसी को डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी प्रोवाइडेड और नॉट, किसी को ऑलरेडी मिला तो नहीं है, डिपार्टमेंट अपने लेवल पे उसको वेरीफाई करता है। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि ये ऑलरेडी किसी को है या इससे कुछ सिमिलर ट्रेडमार्क किसी को ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया है, तो डिपार्टमेंट विल सेंड अ नोटिस कि आपका जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन है इससे रिलेटेड वर्ड और सिमिलर ऑलरेडी वी हैव प्रोवाइडेड टू अदर्स। प्लीज क्लैरिफाई हाउ कैन यू get this trademark
ऑन दिस सिचुएशन। आपको नोटिस होगा, नोटिस के बाद यू हैव टू रिप्लाई ऑनलाइन और मे बी फिजिकली अपॉर्चुनिटी गिवन बाय द डिपार्टमेंट फॉर हियरिंग। आपको हियरिंग पे जाना होगा, आपको प्रूफ करना है ये जो आप बात कर रहे हैं दूसरा, इसमें मेरा प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन, मेरे प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल यूज डिफरेंट है इस प्रोडक्ट से। आपको डिपार्टमेंट को क्लियर करना है कि मेरा प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से जिसकी आप बात करते हो उस प्रोडक्ट से मेरा स्पेसिफिकेशन डिफरेंट है, इसका एंड यूज डिफरेंट है, इसका पावर डिफरेंट है, कैपेसिटी डिफरेंट है, इसलिए आप इसको लिंक नहीं कर सकते हो। इफ डिपार्टमेंट इज सेटिस्फाइड फ्रॉम योर रिप्लाई, देन डिपार्टमेंट विल ओके योर एप्लीकेशन एंड go to the department will go to publish your trademark in government gazette। आपका पब्लिश होगा ट्रेडमार्क। पब्लिश होने के बाद कितना टाइम मिलता है कुछ वेट करने के लिए? 3 months। ऑफ योर ट्रेडमार्क, गवर्नमेंट को लगता है ठीक है आपका रिप्लाई करेक्ट है, देन आईपी डिपार्टमेंट विल गिव द इंस्ट्रक्शन टू पब्लिश योर ट्रेडमार्क इन ए गजट। एक पब्लिकेशन होता है आईपी डिपार्टमेंट का, उसमें आपका पब्लिश होगा। आफ्टर पब्लिकेशन 3 months विल वेट, द डिपार्टमेंट विल वेट 3 months। किस चीज का वेट करेगा डिपार्टमेंट? 3 months। पब्लिश होता है तो सारी पब्लिक को पता चलता है, जैसे न्यूज़पेपर में कोई न्यूज आती है तो पता चलता है आपका ट्रेडमार्क कोई पब्लिश होगा, दूसरे बिजनेसमैन सबको पता चलेगा कि ये ट्रेडमार्क इनको अलॉट हुआ है। अगर किसी का सिमिलर ट्रेडमार्क ऑलरेडी चल रहा है पहले से, या सेम है या उससे कुछ सिमिलर है ट्रेडमार्क, तो सबको राइट है 3 महीने के अंदर आप आईपी में जाके उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। सर ये तो मेरा आरडी पहले से दिया हुआ है मेरे को, या इसका सिमिलर मेरे को है, जरा कंफ्यूजन, तो प्लीज कैंसल इट। आप अप्लाई कीजिए, ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए, देन अगेन डिपार्टमेंट विल रेज द नोटिस टू यू कि आपके ट्रेडमार्क के अगेंस्ट ये ऑब्जेक्शन आया है। व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस ऑब्जेक्शन, प्लीज रिप्लाई और कम फॉर हियरिंग। ऑनलाइन रिप्लाई भी मांग सकता है डिपार्टमेंट आपसे, हियरिंग के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी देगा, वहां पे आप जाइए, आपको हियरिंग के लिए डेट दिया जाएगा। यू हैव टू क्लैरिफाई अबाउट दिस कंफ्यूजन और डिफरेंस कि आपका ट्रेडमार्क जो आपने लिया है उस ट्रेडमार्क से कैसे डिफरेंट है। अगर आपका क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट को अच्छा समझ आता है, फिर उस जिसने ऑब्जेक्शन फाइल किया है डिपार्टमेंट विल आल्सो रेज द नोटिस टू दैट कि आपको भी शेयरिंग में आना है। आप क्या कहना चाहते हैं, आप कैसे कहते हैं कि आपका ये सिमिलर है, दोनों से क्लैरिफिकेशन होगा, जस्ट लाइक ए सिविल कोर्ट। ओके, दोनों में जो डिपार्टमेंट को समझ आता है, जिसका रिप्लाई डिपार्टमेंट विल गो इन हिज फेवर। अगर आपके अगेंस्ट है तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और उसके अगेंस्ट है तो आपका सर्टिफिकेट अलाउ कर दिया जाएगा। आफ्टर 3 months डिपार्टमेंट विल रेज ए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको करेक्ट। अगर आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट मिलता है जिस दिन आपने अप्लाई किया, सेम डे से यू हैव द राइट, आपका राइट उसी दिन से हो जाता है अगर आपको अलाउड होता है सर्टिफिकेट को। आपको पता है ट्रेडमार्क में काफी कुछ डिस्प्यूट्स हैं आजकल मार्केट, नेशनल और इंटरनेशनल भी, नेशनल और इंटरनेशनल भी। हमारी इंडिया का ट्रेडमार्क दूसरी कंट्री लेते हैं। जो हमारी इंडिया में ट्रेडमार्क चलता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, अदर कंट्री कैन अप्लाई एंड कैन टेक इजीली द ट्रेडमार्क। अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा खुद का क्लाइंट दिल्ली का, उनका अपना ट्रेडमार्क इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट
इंडिया में, उस कंपनी के अपने 15 ट्रेडमार्क हैं। अदर देन कंट्री सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएसए में ट्रेडमार्क हैं। उनका एक डीलर है नेपाल में। आपको मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट इंटरनेशनल इजीली मिलता है, उसको कैसे आप ऑब्जेक्ट करेंगे। नेपाल में एक डीलर है मेरे क्लाइंट के, अबाउट लास्ट 15 ईयर्स से, 15 साल से उनका प्रोडक्ट नेपाल जाता है, वो नेपाल में इसको ट्रेड करते हैं, उनके डीलर हैं उनके नेपाल में। क्या हुआ, पिछले 5 साल पहले, 5 साल पहले यहाँ इंडिया कंपनी को पता नहीं चला, उन्होंने सेम ट्रेडमार्क जो इंडिया में प्रोडक्ट का है, सेम ट्रेडमार्क नेपाल में अप्लाई किया कि सर ये मेरे को ट्रेडमार्क चाहिए, मैं इस ट्रेडमार्क का बिजनेस ट्रेड करता हूँ। उन्होंने वहां बता दिया कि ये इसको मैं यहीं पे मैन्युफैक्चर करता हूँ और सेल करता हूँ। नेपाल, वहां पे नेपाल में क्या है कि क्योंकि मैं नेपाल में सुप्रीम कोर्ट में, वो अभी डिस्प्यूट चल रहा है, मैं जाता हूँ सुप्रीम कोर्ट, ट्रेडमार्क का मैं हियरिंग अटेंड करता हूँ, इसलिए मेरे को बहुत अच्छे से पता है ऐसे मैटर्स का, ट्रेडमार्क का। वहाँ पे ना डिपार्टमेंट नेपाल में क्या है कि छोटे डिपार्टमेंट है, कई डिपार्टमेंट को मिक्स कर रखा है अभी, क्योंकि इतना उस लेवल का नहीं है नेपाल में। तो वहाँ पे ट्रेडमार्क और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, हमारे यहाँ पे अलग होता है, वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेडमार्क एक ही डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के नाम से चलता है। वहाँ पे उन्होंने उनको इजीली वो ट्रेडमार्क अलॉट कर दिया उनके डॉक्यूमेंट के बेस पे। अभी 5 साल पहले फिर हमारे क्लाइंट, यहाँ पे मेरे क्लाइंट को पता चलता है कि इनका ट्रेडमार्क, उसने बिजनेस कम किया, क्योंकि वो उसने क्या किया, अपना प्रोडक्ट बना के उसी ट्रेडमार्क से बिजनेस शुरू कर दिया, या इंडिया से लोकल मार्केट से मंगाता जहाँ से सस्ता माल मिलता है, इंडिया से लोकल मार्केट से विदाउट ट्रेडमार्क माल मंगाता था नेपाल में, फिर उस पर अपना ट्रेडमार्क यूज किया, नेपाल में यूज करता था। बिजनेस कम हुआ, बिजनेस कम हुआ तो मेरे क्लाइंट को पता चला कि बिजनेस कम क्यों है, मटेरियल कम क्यों जा रहा है। तो उसने बोला कि मार्केट कम हो गया इसलिए बिजनेस कम हो गया हमारा, वो शुरू कर दिया 25% रह गया। उसने बोला नेपाल में मार्केट कम है आपके प्रोडक्ट का, आजकल डिमांड नहीं है इसलिए बिजनेस कम हो गया। बट कंपनी को ये बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पे इतना मार्केट कम नहीं हो सकता। इन्होंने वहाँ पे दूसरा डीलर डेवलप किया नेपाल काठमांडू में, उसको मटेरियल देना स्टार्ट किया कि भाई तेरे पास मार्केट नहीं है तो दूसरे के पास है। जैसे ही दूसरे डीलर ने मटेरियल मंगाया सेम ट्रेडमार्क का, उसको पता चला कि ये अब किसी दूसरे को माल देते हैं, वो नहीं चाहता था क्योंकि वो ट्रेडमार्क तो वही बेचता है, यहाँ से सेम ट्रेडमार्क का मटेरियल नेपाल में कोई और बेचे। उसने ऑब्जेक्शन लगाया कस्टम में, बॉर्डर पे नेपाल के, कि ये जो मटेरियल आ रहा है ये हमारे यहाँ पे मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, कोई और इस ट्रेडमार्क को नहीं मंगा सकता, नहीं बेच सकता। उसका मटेरियल कस्टम में होल्ड कर दिया गया नेपाल गवर्नमेंट के ऑर्डर से, 1 साल तक कस्टम में माल पड़ा रहा। फिर वो मैंने फाइट किया नेपाल में उस कस्टम के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री रिजेक्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। वहाँ पे क्या है ना, नेपाल का फेवर ज्यादा करती है गवर्नमेंट, नेपोलियंस का। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया बिल हमारी कि नहीं ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया। सुप्रीम कोर्ट का नजरिया थोड़ा डिफरेंट होता है हर जगह। उन्होंने बोला भाई इतना नुकसान हो रहा है, उसकी प्रोडक्ट नुकसान हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, मटेरियल खराब हो जाएगा, इस बेस पे ये मटेरियल अलाउ किया जाता है लाने के लिए, और आप इस मटेरियल को सेल कीजिए, आगे के लिए डिसाइड करेंगे क्या करना है। वो मटेरियल जो नाउ अभी मैंने फाइल किया है कि उसका वो ट्रेडमार्क कैंसल होना चाहिए, जो ऑलरेडी उसने ट्रेडमार्क लिया है, इट शुड बी कैंसल। डिपार्टमेंट इंडस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं जी, हमारे यहाँ पे जो माल बेच रहा है हम उसी को देंगे। हाई कोर्ट में अपील डाला मैंने, हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री ट्रेडमार्क बोलता है दैट इज करेक्ट, ये नेपाल वाले का ट्रेडमार्क ही रहेगा। अभी वो हाई सुप्रीम कोर्ट में मैंने डाला है, अभी सुप्रीम कोर्ट में 3rd हियरिंग है, बट अभी तक वहाँ बेंच पे डिपेंड करता है। कुछ बेंच ऐसी हैं जो इंटरनेशनल मैटर का फेवर करती है, कुछ बेंच ऐसी है वहाँ पे जो नेपाल का फेवर करती है। अभी हम वेट कर रहे हैं उस बेंच का, जिस दिन उस बेंच पे मैटर लगेगा उस दिन हम आर्गुमेंट करेंगे। होपफुली
वो मैं उसमें विन करूँगा। अभी तक हियरिंग नहीं ली है 3 डेट से, डेट ले लेते हैं खाली, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कौन सी बेंच में ये मैटर आने वाला है और वो बेंच वहाँ नेपाल सुप्रीम कोर्ट की इंटरनेशनल का फेवर करेगी या नहीं करेगी। तो एक ये प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेशनल में ऐसे होता है, दूसरे कंट्री ज़्यादा फेवर नहीं करते हैं, बट इंडिया में ऐसा ज़्यादा नहीं करते। इंडियन लोग थोड़ा सा वो ऐसा नहीं करते इंडिया, बट इंडिया के ट्रेडमार्क बाहर ज़्यादा, नेपाल में बहुत कुछ होता है। ऐसे आप देखेंगे ट्रेडमार्क के केस में कई कंपनी को उन्होंने नेपाल में ट्रेडमार्क किया। ठीक है, ये मैंने बताया आपको अबाउट द ट्रेडमार्क। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको डिजाइन 1911, डिजाइन एक्ट 1911, इट हैज बीन अमेंडेड इन 2000। डिजाइन एक्ट 2000 में अमेंड किया गया है। डिजाइन एक्ट में सेम सिमिलर डिपार्टमेंट वही होता है, आपका प्रोडक्ट अलग होगा, आपका क्लास अलग होगा कि किस क्लास में आप अप्लाई करेंगे। प्रोसेस वही होता है डिजाइन में भी, आपने क्या डिजाइन, आपका डिजाइन शेप किस पे आप अपना राइट क्रिएट करना चाहते हैं, आपको उसका प्रूफ देना होगा, उसका एक सर्टिफिकेशन देना होगा, सर्टिफाइड एजेंसी से सर्टिफाइड कराना होता है कि आपका डिजाइन कौन सर्टिफाई करता है, वो आप सर्टिफिकेट के साथ डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं आईपी में। देन प्रोसेस वही है, आपको नोटिस अपने लेवल पे डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है, कुछ डाउट है डिपार्टमेंट विल रेज द नोटिस टू यू एंड टेक द रिप्लाई फ्रॉम योर साइड। आफ्टर दैट आइदर कैंसल्ड और इट विल गोन टू पब्लिश। पब्लिश के बाद फिर वही आपको वेट करना है 3 महीने, सेम प्रोसेस आप करेंगे, लेकिन आपको कहीं डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट अंटिल डिपार्टमेंट विल नॉट कॉल फॉर फिजिकल हियरिंग। बट फाइनली मुंबई से होता है, ये डिजाइन है सेम कॉपीराइट, मैंने आपको बताया कॉपीराइट एक्ट 1957, इट हैज बीन अमेंडेड 1984, 1994 and last amendment in 2012. Correct. कॉपीराइट आपने देखा होगा, किसी के मोस्टली सुना होगा कि किसी के कोई गाने की किसी ने कॉपी कर ली, उसने उसको उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया। इसमें मैंने आपको बताया जो प्रोफेशनलिज्म होते हैं वो राइट क्रिएट करते हैं, ऑथर हो गए, राइटर हो गए, म्यूजिशियन हो गए, सिंगर हो गए, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर होते हैं, और लाइक के कुछ सिनेमा वाले होते हैं, कोरियोग्राफर होते हैं, ऑथर, इस तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपना राइट क्रिएट करते हैं ताकि कोई दूसरा उस पर कॉपी ना करे। इनका भी डिपार्टमेंट सेम है, कॉपीराइट के लिए भी सेम प्रोसेस होता है, कोई डिफरेंट नहीं है, बस आपको साइट एक ही है, एप्लीकेशन एक ही है, यू हैव टू चूज द क्लास। क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास में भी डिफरेंट होता है, सेम क्लास में डिफरेंट प्रोडक्ट भी आ सकते हैं, और आपका फाइटिंग ओनली क्लास की होता है ट्रेडमार्क। आपको क्लास को वेरीफाई करना है कि आपका प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट है, इस क्लास में आता है नहीं आता है। एक क्लास में ही दो लोगों को डिफरेंट ट्रेडमार्क सिमिलर मिल सकता है। यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया, अगर आप यू हैव टू क्लैरिफाई सर्टिफाई द डिपार्टमेंट विल go to publish and it will verify that you are correct. Patent भी same process, Patent Act 1970 and amended in which year? Patent Act 1970 has been amended in 2002 में उसको अमेंड किया गया है, कुछ चेंजेस लाए गए हैं, कुछ क्लासिफिकेशन में चेंज किए गए हैं कि ये क्लासिफिकेशन जैसे जैसे डिस्प्यूट्स आते हैं तो उनके बेस पे उसमें अमेंडमेंट लाया जाता है। कंफ्यूजन्स आते हैं कभी कभी कि ये किस क्लास में कवर होगा, नई नई चीज़ें आते हैं, नए नए प्रोडक्ट आते हैं, तो अकॉर्डिंगली एक्ट को अमेंड किया जाता है। ओके, देन प्रोसेस वही है,
आपका कोई इन्वेंशन है, आप इन्वेंशन पे जाएंगे। आपका कोई वे है, कोई प्रोसेस है, स्टाइल है, वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोसेस ऑफ सर्विस है, वे ऑफ सर्विस है। ठीक है, आपने देखा होगा टेक्निकली एक सर्विस का एक प्रोसेस होता है कि हम इसको ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे। वो एक पब्लिश होता है, रिटर्न में सर्विस होता है, या कोई नया इन्वेंशन आपने देखा है मार्केट में, दैट इज अ पेटेंट। पेटेंट के लिए अप्लाई वही सेम प्रोसेस, इसका डिपार्टमेंट सेम है, वही वेटिंग पीरियड है, डिपार्टमेंट को राइट है ऑब्जेक्शन का। कोई दूसरा पेटेंट अगर उसको लगता है कि नहीं आप गलत हैं, कोई ऑब्जेक्शन भी आ सकता है। ऑब्जेक्शन के लिए आपको टाइम दिया जाता है, नहीं तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ये जो मैंने बताया दैट इज द IPR। आपका एक पॉइंट है, हाउ कैन यू मैनेज एंड यूज इन स्टार्टअप। जो मोदी जी ने स्टार्टअप स्कीम की थी, उस स्टार्टअप में हम इसको कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इन शॉर्ट आप कोई भी स्टार्टअप, कोई भी नया बिजनेस यूज करते हैं, कोई भी आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई नया स्टार्टअप लगाते हैं, तो जैसे गवर्नमेंट ने, आपको पता है नया स्टार्टअप के लिए मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी बेनिफिट दिए थे कि 5 साल के लिए आपको इनकम टैक्स नहीं देना है, 5 साल के लिए आपको कोई टैक्स नहीं देना है, इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको एग्जम्पशंस होगा, आपको कहीं पे आप बिजनेस करेंगे वहाँ के जो लोकल टैक्सेस हैं वहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना है अगर आपको न्यू स्टार्टअप बिजनेस करते हैं। बट उसकी भी कुछ कंडीशंस थी स्टार्टअप की। आप कोई एग्जिस्टिंग कंपनी अगर चला रहे हैं, आप उसको ये नहीं कह सकते कि जी मैंने इस साल से, जो उन्होंने 2016 ईयर दिया था, 2016 से स्टार्ट हुआ था स्टार्टअप, कि ऐसा नहीं है कि आपकी कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस या कंपनी है आप उसमें एक नया प्रोडक्ट शुरू कर दो कि दैट इज स्टार्टअप। कभी भी कोई स्टार्टअप में पुराना बिजनेस टेक ओवर नहीं हो सकता। दैट इज नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप। आपको नया स्टार्टअप की, नया कंपनी, नया बिजनेस सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप। तो स्टार्टअप में आईपी के कुछ बेनिफिट दिए थे कि अगर आपको नया स्टार्टअप करते हैं तो उसमें आपका कोई आईपी है, कोई आप नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया तो डेफिनेटली आप उसमें कोई नया अपना ट्रेडमार्क लेना चाहेंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेडमार्क ने आईपी डिपार्टमेंट में कुछ आपको रिलैक्सेशन दिए थे, कुछ रिलैक्सेशन दिए थे कि इसमें आपको इजीली मिलेगा, जल्दी मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको स्टार्टअप बिजनेस के वो जो गवर्नमेंट ने मूव करने के लिए फैसिलिटी दी है। उन्होंने आईपी डिपार्टमेंट में भी एक बेनिफिशियल लॉन्च किया था कि आपको इमीडिएट मिलेगा ट्रेडमार्क अगर आप लेना चाहेंगे स्टार्टअप के लिए। वो एक स्पेशल सेल बनाया था आईपी डिपार्टमेंट ने फॉर द स्टार्टअप्स बिजनेस, कि वो इमीडिएट करते हैं, इमीडिएट एक्शन होगा। जैसे आप भी हम कोर्ट में देखते हैं ना, कुछ स्पेशल सेल कर देते हैं कि इनको क्विक एक्शन होना चाहिए, टाइम नहीं लगेगा, कोई अलग बेंच बना दी जाती है। तो वहाँ पे उन्होंने डिपार्टमेंट में एक अलग डिपार्टमेंट बनाया फॉर द स्टार्टअप्स ओनली, कि जो भी आईपी आएंगे, जो भी ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन होंगी, उनको इमीडिएट रिजोल्व किया जाएगा। तो ये स्टार्टअप के लिए एक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था आईपी के लिए। बट अभी तो मोस्टली स्टार्टअप का टाइम 5 से 7 निकल चुके हैं। अब कोई स्टार्टअप का बेनिफिट अभी आज तक नहीं, न्यू बेनिफिट कोई नहीं। ओके, दैट इज द अबाउट द आईपी। आई थिंक सबको कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई, यू विल वेट 2, 3, 4, 5 मिनट्स। अगर आपको किसी को कोई इसमें कोई डाउट्स है, एनीबडी कैन क्लियर योर एनी कंफ्यूजन और डाउट्स अबाउट द आईपी, तो आप कर सकते हैं। अगर सर कोई ट्रेडमार्क है वो अपना बदलना चाह रहा हो तो बदल सकता है कि नहीं? डेफिनेटली अगर आपको कोई ट्रेडमार्क चेंज करना है तो प्रोसेस वही है। जो आप चेंज करना चाहते हैं वो आपको चेक करना पड़ेगा साइट पे, ऑलरेडी किसी को मिला तो नहीं है सिंगल चेंज करना। आप ट्रेडमार्क को चेंज करना चाहते हैं, दैट मीन्स अगेन प्रोसेस वही होगा कि वो प्रोडक्ट, वो जो आप नया लेना चाहते हैं ट्रेडमार्क, किसी को ऑलरेडी पहले से अलॉटेड तो नहीं है, या उसका सिमिलर कोई किसी को अलॉटेड तो नहीं है। कुछ ट्रेडमार्क है सर, अगर क्लास फॉर्म में है उसको ज़्यादा फीस पेमेंट करके वो ट्रेडमार्क अगर लेना चाहिए तो ले सकता है। दोबारा बोलिए। किसी और का ट्रेडमार्क है, किसी क्लास में है, लो क्लास में है, अगर उसको ज़्यादा पेमेंट कर दे, फीस देकर उसका ट्रेडमार्क ले लेके पॉसिबल है? नहीं, ट्रेडमार्क ऐसे, हाँ, अंटिल अगर जो जिसका पहले से कोई ट्रेडमार्क है, जिसका पहले से कोई बिजनेस ट्रेडमार्क है, अगर ही विल एग्री, अगर वो एग्री है कि मेरे को बिजनेस नहीं करना है, मेरे को ये ट्रेडमार्क नहीं चाहिए, आप यूज कर सकते हो, देन इट पॉसिबल।
बट विदाउट कंसेंट नहीं दे सकते आप, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा। अभी देखो कंपनी में आरओसी में जाइए, अभी आप कंपनी जब आप कोई कंपनी परचेज करते हैं, आपको देखा होगा कंपनियां परचेज होती हैं तो आरओसी में सेम कंपनी नाम किसी और के डायरेक्टर हैं, किसी और की कंपनी है, बट वो कंपनी आपको मिल जाती है सेम नाम। तो कैसे मिल जाता है? बिकॉज उनके डायरेक्टर का कंसेंट होता है, उनके डायरेक्टर का आरओसी में कंसेंट होता है, तो वो कंपनी को सेल करते हैं, अपना रिजाइन देते हैं आरओसी में कि वो कंपनी इनको मैंने हैंडओवर कर दी है, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दैट्स एनी मोर क्वेश्चन? करें हमारी किसी का और क्वेश्चन? जाओ पूछो। Thank you, respected sir. That was a very enlightening session. Also, I would like to thank the faculty members and our dear students for sparing our time for this important session. In future, certainly we will organize some more workshops for the enhancement of the students and their academic knowledge. Thank you, sir.